हाँ बच्चों, अब हम लोग अपना नया टॉपिक उपनिवेशों में औद्योगिकरण के बारे में पढ़ेंगे। उपनिवेश क्या होते हैं आप लोग जानते हैं। वे वो देश हैं जो दूसरों देशों के कब्जे में रहे हैं। इनको इंग्लिश में कॉलोनीज कहते हैं। जैसे भारत अंग्रेज़ों के का एक उपनिवेश था। तो इन उपनिवेशों में औद्योगिकरण जो शुरू हुआ, यानी कि कारखानों का जो लगना शुरू हुआ, उसके बारे में अब हम लोग जानेंगे। इसमें सबसे पहले हम लोग जो है शुरुआत कपड़ों से ही करेंगे, क्योंकि कपड़े की मिल ही सबसे पहले हमारे देशों में शुरू हुई। तो इसके अंडर में हमारे 3 टॉपिक आएंगे। एक हम लोग जानेंगे भारतीय कपड़े का युग। फिर हम लोग जानेंगे कि हमारे बुनकरों के साथ क्या होता है, भारतीय बुनकरों के साथ क्या होता है। और उसके बाद में ये हम लोग जानेंगे कि भारत में मैनचेस्टर का आना। मैनचेस्टर का मतलब क्या है? मैनचेस्टर एक शहर है इंग्लैंड में, जहाँ पे कपड़ा बनता है। तो एक तरह से कहा जा रहा है कि अंग्रेजों के कपड़े का भारत में आने का क्या प्रभाव पड़ा। तो बेटा, अब हम लोग देखो भारत के कपड़े के बारे में जानेंगे। प्राचीन काल से ही भारत के कपड़े की पूरे विश्व में बहुत मांग रही है, क्योंकि बहुत ही महीन और बहुत ही अच्छा काम किया जाता था। यहाँ का रेशम का कपड़ा और सूती कपड़ा दोनों की पूरे विश्व में बहुत मांग होती थी। जैसे आप इस चित्र में देख रहे हैं, ये कोई चित्र नहीं, ये कपड़ा है। और इसके अलावा आपको मैं ये दूसरा चित्र दिखा रही हूँ। इसमें ही देखिए कितनी बारीकी का काम किया हुआ है। ठीक है, ये दोनों चित्र दिखा रहे हैं कि भारत के कपड़ा कितना अच्छा था। तो इसी वजह से पूरे 17वीं 18वीं शताब्दी में भारत के कपड़े की बहुत मांग थी। इसमें क्या होता था कि इसको हम लोगों के देश से निर्यात किया जाता था। तो निर्यात के लिए तरीका क्या था, पहले मैं आपको एक अन्य चित्र दिखाती हूँ। जैसे इसमें आप देख रहे हैं, ये है सूरत, ये है मछलीपट्टनम और ये है हुगली। ये 3 हमारे एक बड़े बंदरगाह होते थे। बड़े बंदरगाह मतलब क्या हो, यहाँ से हमारा सामान बाहर भेजा जाता था। तो बाहर भेजने से यहाँ से बहुत अन्य देशों में जाता था। जैसे कि मैं अभी आपको दूसरा एक चित्र दिखाती हूँ। जैसे यहाँ से आप देखिए सूरत ये है और मछलीपट्टनम। यहाँ से देखिए हमारा सामान ऐसे जा रहा है अरब देशों में, अफ्रीका के देशों में जा रहा है। और इधर हमारा ये दक्षिणी एशिया में भी भेजा जा रहा है ना। हर तरफ इसकी बहुत मांग थी। लेकिन एक बहुत बड़ा इसमें भेजने का एक तरीका मैं आपको समझा दूं। जरा सा हम पिछले वाली चित्र पे फिर से लौटते हैं। इसमें क्या होता था बेटा कि आपूर्ति सौदागर होते थे। आपूर्ति सौदागर कौन होते थे? जो सप्लाई कलेक्ट करते थे, यानी कि वो सारे छोटे छोटी जगहों पे जो बन रहा था, वीविंग होती थी, जहाँ पे बुनकर लोग कपड़ा बनाते थे, वहाँ से जैसे ये सब छोटे छोटे जो शहर हैं, ये सब सेंटर्स हैं जहाँ पे सब बनते था, कपड़ा बनता था। वहाँ से सब जगह से इकट्ठा करते थे वो कपड़ा, और वो यहाँ पे जो मैंने आपको बताया था सूरत या मछलीपट्टनम या हुगली में निर्यात व्यापारियों को कपड़ा सप्लाई करते थे। ठीक है, आपूर्ति सौदागर कपड़ा अलग अलग जगहों से बनवा के कलेक्ट करते थे, इकट्ठा करते थे और यहाँ निर्यात व्यापारियों को देते थे। तो यहाँ भारत का कपड़े का व्यापार बहुत अच्छे से चल रहा था। परंतु क्या होता है, जब अंग्रेज़ों के आने के समय में क्या होता है, अंग्रेज़ों के आने के बाद में क्या होता है, वो सूरत, मछलीपट्टनम और हुगली की जगह
दो नए शहर कलकत्ता और बॉम्बे, ये शहर इम्पोर्टेंट हो गए। जैसे ये बॉम्बे है और ये है कलकत्ता, है ना। तो ये दोनों शहरों ने ज़्यादा इम्पोर्टेंस बना लिया, अपना महत्व बना लिया। इसमें क्या होता है, उनके अंग्रेज़ों के आने के बाद से हमारे देश का जो व्यापार तंत्र था, कपड़ा का जो व्यापार होता, पूरा तंत्र एक तरह से नीचे गिरता चला गया। पूरा का पूरा यहाँ पे जो हमारे व्यापारिक घराने थे, जो फाइनेंस करते थे, और सब कुछ धीरे धीरे करके समाप्त होता चला गया। तो जैसे कि आप लोग इस चित्र में देख रहे हैं, ये चित्र है भारतीय बुनकरों का। बुनकर कौन होते हैं? जो कि कपड़ा बनाते हैं, उनको इंग्लिश में हम लोग वीवर्स कहते हैं। तो भारत के जो ये बुनकर थे बहुत ही अच्छा कपड़ा बनाते थे और इसका पूरे विश्व में मांग थी। 1760 तक आने तक के हमारे भारतीय कपड़े की मांग विश्व में बहुत अच्छी तरह से बनी रही। यहाँ तक कि जब अंग्रेज आ भी गए 1750 और 1760 के बीच में, उन्होंने भारत में अपना वर्चस्व बढ़ाना शुरू कर दिया। उन्होंने पॉलिटिकल कंट्रोल, राजनीतिक कंट्रोल शुरू कर दिया। तब तक के क्या हालत थी? तब तक ये था कि इन बुनकरों के पास इतने ग्राहक होते थे। हम जानते हैं, जैसे अंग्रेज़ों के अलावा भारत में फ्रेंच भी आए, डच भी आए, पोर्चुगीज़ लोग आए, और ख़ास तौर से साथ साथ हमारे अपने आपूर्ति सौदागर तो थे ही। तो वो आपूर्ति सौदागर क्या करते थे, आपको बताया कि वो निर्यात व्यापारियों को जाके कपड़ा देते थे और वो निर्यात व्यापारी दूसरे देशों में कपड़ा भेजा करते थे। तो जब इतने उनके सामने मांग करने वाले कपड़ों के होंगे तो उनको एक अच्छी रकम मिलने की उम्मीद होगी। वो अपना कपड़ा उसी को देते थे जो सबसे ज़्यादा उनको पैसे देते थे। तो ये जो कंडीशन थी, ये जो हालत थी, ये 1750-60 तक के दशक तक चलती रही। तो कि हमारे भारतीय बुनकरों की अच्छी पोजीशन बनी हुई थी। परंतु 1760 के बाद जो है हमें इनकी हालत में एक गिरावट देखने को मिलती है। तो 1750-60 के दशक में हम लोगों ने जाना कि अंग्रेज़ों ने भारत में कई जगह पे अपना वर्चस्व कायम करना शुरू कर दिया था। उन्होंने अपनी राजनीतिक सत्ता बनाना शुरू कर दी थी। तो अब वो ये चाहते थे कि किस तरह से इनका व्यापार में भी फ़ायदा बढ़े। उनको अपने रास्ते से अन्य व्यापारियों को, अपने अन्य दलालों को और अन्य उम्मीदवारों को हटाना था। तो जब एक बार उनको राजनीतिक सत्ता प्राप्त हो गई तो उन्होंने फ्रेंच, डच और पोर्चुगीज़ लोगों को वहाँ पे व्यापार करने को मना कर दिया। यहाँ तक कि उन्होंने भारत के आपूर्ति सौदागरों को भी अपने ऊपर नियंत्रण करने को कहा। एक तरह से उन्होंने अपने रास्ते की सारी प्रतिस्पर्धा खत्म करने की कोशिश की और साथ ही साथ अपना एक अधिकार बनाने की कोशिश की कि उनके अलावा अब वहाँ पे उसका कोई और व्यापारी ना हो। अब उनको एक कोशिश थी कि किस तरह से एक नियमित आपूर्ति होती रहे, यानी उनको पूरा कच्चा माल सही तरह से मिलता रहे और किस तरह से लागत को भी हम कंट्रोल कर सकें और एक तरह पूरी तरह से एक सही तरह से व्यवस्था चल सके। तो उसके लिए इन्होंने एक प्रबंध किया। इन लोगों ने, अंग्रेज़ों ने एक व्यक्ति जिसको कि गुमास्ता कहते हैं, उसको नियुक्त किया, यानी कि उस व्यक्ति को गुमास्ता कहा जाता था। उसके लिए उन्होंने
अंग्रेज़ों ने पहले सारे सक्रिय व्यापारी और दलालों को ख़त्म कर दिया था और रास्ते में अब उन्होंने डायरेक्ट बुनकरों से कंट्रोल बनाने के लिए इस व्यक्ति को नियुक्त किया। इसको गुमाश्ता कहते हैं। ये गुमाश्ता एक व्यक्ति होता था जो कि कंपनी की तरफ से बुनकरों के पास जाता था डायरेक्टली और वहाँ जाके उनको पेशगी रकम देता था, यानी कि एडवांस जैसे देते हैं उनको देता था और ऑर्डर देता था कि इतना इतना कपड़ा हमें बना के आप दें। तो जब वो कपड़ा तैयार हो जाता था तो वो कपड़ा लाके वो उनसे कलेक्ट करके फिर वापस अंग्रेज़ों तक के निर्यात के स्थानों तक पहुंचवाता था। लेकिन इस गुमाश्ता का जो और भी कार्य था वो ये था कि वो उन बुनकरों पे निगरानी रखता था, उनको रकम जाके देता था, उनको कच्चा माल प्रोवाइड करवाता था और उसके बाद में उनकी जो क्वालिटी थी जो कपड़े की उस पर भी निगरानी रखता था और वक्त पे जो ऑर्डर का टाइम है तब तक के सारा तैयार होके माल मिल जाए, इन सबको वो देखता था। तो शुरू में जब वो गुमाश्ता बनाए गए तो वो जाते थे और लोगों से डायरेक्ट बुनकरों से बात किया और हमारे जो भारतीय बुनकर थे उनको, जैसे हम जानते हैं गरीब किसान टाइप के लोग होते हैं वो लोग, तो गरीब हालात में थे। जब उनको पेशगी रकम सामने दिखाई दी तो उनको ये आइडिया बहुत अच्छा लगा। उन्होंने रकम स्वीकार करना शुरू कर दी और अपने आप ऑर्डर टाइम पे देने का वादा करने लगे। इस प्रकार जब उनको पेशगी रकम मिल जाती थी तो वो पूरा परिवार मिलके उस ऑर्डर को पूरा करने के लिए जुट जाता था। यहाँ तक कि कई लोगों के पास जो छोटी छोटी ज़मीनें थीं वो उन्होंने ज़मीनें भाड़े पर दे दी और सब लोग मिलके केवल बुनकरों वाला ही काम करते थे। ये सूत का कपड़ा तैयार करने का काम करने लगे कि ऑर्डर टाइम पे दिया जा सके। शुरू में ये व्यवस्था बहुत अच्छी तरह से चलने लगी, लेकिन कुछ समय पश्चात हम जानते हैं कि कुछ परेशानियां सामने आईं। जैसे कि हम लोग सब जानते हैं कि हमारे जो किसान और बुनकर लोग हैं ये गरीब लोग होते हैं, इनको कर्ज़ा लेना पड़ता है, इनको पैसे की ज़रूरत अलग अलग कार्यों के लिए पड़ने लगती है। ऐसी ज़रूरत उनको पहले भी पड़ती थी, परंतु पहले परेशानी नहीं होती थी। पहले क्या होता था, जैसे कि उनको अगर ज़रूरत पड़ती थी तो पहले आपूर्ति सौदागर होते थे, वो हम उन्हीं बुनकरों के गाँव के होते थे। वो इनसे कपड़ा लेते थे और निर्यात व्यापारियों तक पहुंचाते थे। तो अगर इनको पैसे की ज़रूरत पड़ी या टाइम पे कपड़ा तैयार नहीं हो पाया या कोई भी ऐसी समस्या आई तो आपूर्ति सौदागर इनकी परेशानी को समझते थे। लेकिन ये जो अब गुमाश्ता नाम के जो व्यक्ति अपना अपॉइंट किए गए थे, अंग्रेज़ों की तरफ से नियुक्त किए गए थे, वो एक बाहरी व्यक्ति था, वो उस गांव का रहने वाला व्यक्ति नहीं था। उसको इन लोगों से ऐसी कोई हमदर्दी नहीं थी। वो जब आता था तो अपने साथ में पुलिस वाले और साथ में सिपाही और चपरासियों को लेके आता। तो एक तरह से देखा जाए उसके आने से ही इन लोगों को डर लगता था। और फिर जब वो समय पे किसी भी कारण अगर ऑर्डर तैयार नहीं हुआ या कोई भी समस्या आई तो उस टाइम में ये गुमाश्ता इन सिपाहियों से पिटाई करवाता था और इनको परेशान करता था। ये जो कंडीशन थी इससे हमारे भारतीय बुनकर धीरे धीरे अपने इस फैसले से कि उन्होंने ये रकम क्यों ली है वो परेशान होने लगे उनको। लेकिन अब कोई बाहर निकलने का तरीका समझ में नहीं आता था। वो अब एक तरह से फंस चुके थे, क्योंकि जब पेशगी रकम लेते हैं तो वो अपना ऑर्डर किसी और व्यापारी को दे भी नहीं सकते हैं।
तो अब उनको अंग्रेज़ों के लिए ही काम करना था, और चाहे वो रकम कम हो चाहे वो ज़्यादा हो। अब इसलिए उनकी हालत जो थी धीरे धीरे परेशानी में बदलने लगी, और वो लोग अब उस गुमाश्ता से कतराने लगे। कई लोगों ने अब उससे एडवांस लेना भी बंद कर दिया, पेश की रकम लेना बंद कर दिया। बहुत सारे बुनकर अपना वो गांव छोड़कर जाने लगे, कहीं और जाकर अब उन्होंने काम करना शुरू किया, और बहुत जगहों पे तो ये हुआ कि उनकी ऐसी हालत हो गई कि अब उन्होंने वो काम करना ही टोटली बंद कर दिया। इस टॉपिक में हम ये समझेंगे कि मैनचेस्टर का भारत में आने का अर्थ क्या हुआ। मैनचेस्टर एक शहर है इंग्लैंड में जिसमें कि कपड़े का, जिसको सेंटर माना जाता है। वहाँ पे कपड़े बनते हैं, कॉटन टेक्सटाइल या सूती वस्त्र उद्योगों का सेंटर है, ठीक है। तो उसका भारत में आने का अर्थ होता है कि अंग्रेज़ों के बनाए हुए कपड़े भारत में आने लगे। तो उससे पहले 19वीं शताब्दी के शुरू में हमें ये समझ में आता है, हमें जो देखने को मिलता है कि एक बहुत ज़्यादा इंडियन क्लॉथ की गिरावट सामने आई। मतलब कि जितना पहले हमारा कपड़ा बाहर की मार्केट में बिकता था, बहुत ज़्यादा उसकी मांग थी और सब थी, अब एक तरह से बहुत ज़्यादा वो धीरे धीरे कम होने लगा। 1811-12 में अगर देखें तो 33% भारत का जो व्यापार था उसका 33% हिस्सा सूती वस्त्र से आता था, लेकिन 1850-51 आते आते तक ये केवल 3% रह गया। तो इसका कारण क्या था? जैसे कि आप इस तस्वीर में देख रहे हैं, यहाँ पे इंग्लैंड की एक कॉटन की मिल दिखाई जा रही है जहाँ सूती वस्त्र बनते हैं। तो ये तो अभी हम लोग पहले ही जान चुके होंगे कि पहले के हमारे इंग्लैंड में सूती वस्त्र उद्योग की शुरुआत हुई। जब वहाँ पे कपड़ा बनना शुरू हुआ तो अब वहाँ के लोगों ने अपने भारत के कपड़े को अंदर आने से मना कर दिया, यानी कि उसके आयात पे प्रतिबंध लगा दिया कि अब वहाँ का, यहाँ का, हमारे देश का कपड़ा अब वहाँ नहीं जा पाता था। इसके अलावा दूसरा एक परेशानी सामने जो आई वो ये है कि हमारे भारत के बने हुए कपड़ा कम से कम दूसरे देशों में जाता था, लेकिन अब वहाँ पे भी इंग्लैंड के बनाए हुए कपड़े ही पहुँचने लगे। दूसरी एक बड़ी मार जो हमारे देश पे पड़ी वो ये थी कि अब इंग्लैंड के बनाए हुए कपड़े को वहाँ के व्यापारियों ने इंडिया में बेचना शुरू कर दिया। मतलब हमारा निर्यात तो रोका ही रोका, और साथ ही साथ कम से कम अगर हमारा कपड़ा दूसरे देशों में नहीं बिक रहा, हमारे अपने देश में तो बिक रहा था, लेकिन अब उन्होंने हमारे देश में भी बाहर का कपड़ा लाके बेचना शुरू कर दिया। बुनकरों की हालत की खराबी केवल यहीं तक नहीं रुकी, फिर आगे और ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ा। अभी हमारा भारत का कपड़ा दूसरे देशों में जाता था, वो जाना रुक गया। बाहर से इंग्लैंड से बना बनाया कपड़ा देश में आने लगा, ये दूसरी परेशानी, उनका कपड़ा बिकना रुक गया। अब एक और परेशानी ये तब आती है जब अंग्रेज़ों ने यहाँ से कपड़े की बजाय कपास ले जाना शुरू कर दिया। वो कपास यहाँ से लेके जाते थे और वहाँ पे कपड़ा बनाते थे, और उसके बना के वो यहाँ पे इंडिया में लाके बेचते थे। तो जब कपास यहाँ से जाने लगा तो फिर आप देख रहे हैं जैसे इस चित्र में, वो लोग बस कपास ही में इंटरेस्टेड थे। तो इस तरह से जब यहाँ से कपास जाने लगा तो फिर उसके दाम महंगे होता चले गए, दाम बढ़ने लगे। तो अब जो हमारे बुनकर जो थे, अगर कोशिश भी करते थे, चाहते भी थे बनाना कपड़ा, तो उनको एक महंगी कपास खरीदना पड़ती थी।
अब इस तरह से उनके ऊपर देखा जाए तो ये तीसरी मार पड़ रही थी कि बाहर से हमारा कपड़ा बाहर जाना बंद हो गया, दूसरी बार बाहर का कपड़ा हमारी मार्केट में आने लगा, तीसरी बार हमारी अंदर की हमारी जो घरेलू मार्केट थी यानी कि बस भारत की मार्केट थी, उसमें भी अगर वो बना के बेचना चाहते तो उसमें अब उनको कपास महंगी पड़ रही थी। तो ये सब की वजहों से हमारे देश के ये सारे बुनकरों की हालत बद से बदतर होती चली गई और उन्होंने कई जगह पे ये खबर आई कि ये काम उन्होंने छोड़ दिया और वो अब किसानी करने लगे।